बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगता है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर वो भारत को सबक सिखा लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस स्कूल में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने पढ़ाई की है उस स्कूल में जयशंकर सर हमारे हेडमास्टर थे और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के प्रिंसिपल थे। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट शेख हसीना से काफ़ी तंग आ गई है, क्योंकि शेख हसीना भारत में आकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ और बांग्लादेश के हालातों के ऊपर लगातार स्टेटमेंट्स जारी कर रही हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मोदी सरकार से लगातार रिक्वेस्ट करके कहा कि शेख हसीना की स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज के ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए, लेकिन मोदी सरकार ने शेख हसीना को यहाँ पर फुल आज़ादी दी हुई है और शेख हसीना लगातार बांग्लादेश के बारे में कई सारे बयान जारी कर रही हैं। अवामी लीग और अपने सपोर्टर्स को कह रही हैं कि वो वापस से बांग्लादेश आएंगी और एक एक चीज़ का बदला लेंगी। वहीं पर बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अब तक शेख हसीना के खिलाफ कई सारे अरेस्ट वारंट इशू कर लिए हैं। इसके अलावा शेख हसीना के ऊपर काफ़ी सारे केसेस फाइल कर दिए गए हैं और प्रोटेस्टर्स की जो हत्या हुई थी उसके भी आरोप शेख हसीना के ऊपर हैं। शेख हसीना की कोर्ट में पेशी तब होगी जब भारत उनको बांग्लादेश को सौंपेगा। भारत और बांग्लादेश ने साल 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी। इसमें बस एक अरेस्ट वारंट के बेसिस के ऊपर दोनों देश एक दूसरे को क्रिमिनल्स ट्रांसफर करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन मोदी सरकार इस समय शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। एंड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनके लिए नेशनल शेम का मुद्दा बन गया है और लोग इसको उनके फेलियर की तरह देख रहे हैं। इस चीज़ को बांग्लादेश के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मसला ये है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के पास भारत के सामने बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पता है कि वो भारत के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आटा, चावल, चीनी, बिजली सब कुछ भारत से ही आ रहा है। ऐसे में शेख हसीना के अरेस्ट के लिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल की मदद लेने की कोशिश की है और इंटरपोल के सभी सदस्य देशों की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास किया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश पुलिस ने शेख हसीना के अरेस्ट के लिए अब इंटरपोल की मदद लेने का फैसला किया है। द नेशनल सेंटर ब्यूरो ऑफ बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल में एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दी है। इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी गई है इसमें शेख हसीना समेत टोटल 12 लोग हैं। इसमें बाकी सभी शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के साथ लिंक्ड है। अब इंटरपोल क्या करता है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल पुलिसिंग बॉडी है जिसके 196 मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि 196 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर हैं और इसके सदस्य हैं। इंटरपोल के हेडक्वार्टर से सभी देशों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके कॉन्टैक्ट किया जाता है। इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स जहां से सभी देशों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम किया जाता है वो फ्रांस के अंदर है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या कंट्रीज अपने पुलिस ऑफिसर्स को फ्रांस में स्थित इंटरपोल हेडक्वार्टर्स भेजती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। मेंबर कंट्रीज अपने लाइसेंस ऑफिसर्स या फिर सेकेंड हैंड पुलिस ऑफिसर्स को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर इंटरपोल के हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिसेज में भेजती है और वहाँ पर कुछ समय के लिए पोस्टिंग होती है। ये ऑफिसर्स वहाँ पे बस हेल्प करने के लिए ही होते हैं, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने में ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरनेशनल केसेस को मैनेज करने या फिर क्रिमिनल डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। और कुछ कंट्रीज जिनकी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है उनके पुलिस ऑफिसर्स को इंटरपोल में इन्वाइट किया जाता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज की पुलिस को ट्रेन और असिस्ट करने में मदद करें। लेकिन जो भी देश इंटरपोल में टेम्परेरी समय के लिए अपने पुलिस ऑफिसर्स भेजता है वहाँ पर उनके पास लॉ एनफोर्समेंट की कोई भी पावर नहीं होती है। वहाँ की लोकल पुलिस चाहे तो उनकी मदद ले सकती है या फिर ना चाहे तो नहीं लेती है। इंटरपोल का मेन काम है देश से भाग चुके क्रिमिनल्स की लोकेशन ट्रेस करना, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना और उनके अरेस्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना। इंटरपोल किसी भी देश की रिक्वेस्ट के ऊपर एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू करता है, जिसका मतलब होता है एक इंटरनेशनल अलर्ट, जिससे सभी मेंबर कंट्रीज को ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और वो एक क्रिमिनल है। लेकिन इंटरपोल किसी को खुद ही अरेस्ट नहीं करता है और न ही किसी देश के ऊपर जबरदस्ती एक्शन लेने का प्रेशर डाल सकता है। ये सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है और हर एक देश अपने कानूनी फ्रेमवर्क के हिसाब से ही डिसाइड करता है कि उसको रेड कॉर्नर नोटिस को फॉलो करना या फिर नहीं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ अफेयर्स के एडवाइजर आसिफ नजरुल का कहना है कि वो इंटरपोल की मदद से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेंगे जो कि एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट होगा और वो हर एक देश को मानना पड़ेगा। शेख हसीना और उनके समर्थक दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको बांग्लादेश वापस लाया जाएगा और कोर्ट में उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मानवता के ऊपर प्रहार किया है और उनके लिए इनके क्राइम्स के लिए इनको सजा जरूर मिलेगी। ये कहना है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ एडवाइजर का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए भारत जैसे सवरन देश उसके ऊपर अमल ना करें इस चीज का पूरा अधिकार रखते हैं। पिछले कई सालों में भारत ने खुद कई सारे ऐसे रेड कॉर्नर नोटिस इशू किए हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स, दाऊद इब्राहिम और कई सारे इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स के खिलाफ। लेकिन कनाडा, यूके और यूएसए जैसे देश इन्होंने भारत के रेड कॉर्नर नोटिस के ऊपर कभी भी एक्शन नहीं लिया। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लगता है कि वो इंटरपोल की मदद से भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे
और 196 देश जो इंटरपोल के सदस्य हैं वो सब भारत को प्रेशराइज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरपोल में भी भारत का केस सबसे स्ट्रांग है। सबसे पहले तो बांग्लादेश पुलिस और आर्मी ने सेल्फ डिफेंस में वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर चार्ज किया था। ऊपर से बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो खुद ही इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ऑन पेपर्स ये अभी भी केयर टेकिंग गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद अभी तक बांग्लादेश के अंदर वहां पर फ्रेश इलेक्शंस हुए ही नहीं है। और जहां तक बात है इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस या फिर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की, तो वो भी भारत की सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि वो कोई बाइंडिंग अरेस्ट वारंट नहीं होता है, बल्कि एक रिक्वेस्ट होती है जिसको सभी देश इसलिए मानते हैं ताकि दूसरे देश का क्रिमिनल उनके देश में एंटर ना हो। और कई बार तो सामने वाले देश इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को ही रिजेक्ट कर देते हैं। अगर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस इतने स्ट्रांग होते तो भारत ने पता नहीं कितने सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए कई सारे रेड कॉर्नर नोटिस इशू किए हैं और वो कब के भारत आ जाते हैं। कई देश तो ऐसे होते हैं जो रेड कॉर्नर नोटिस का जवाब तक नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जहां पर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में पॉलिटिकल एंगल होता है, वहां पर कई सारे देश इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को इग्नोर करते हैं और उसको सामने वाले देश को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जो इंटरपोल नोटिस किसी भी क्रिमिनल, मर्डरर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं होता है, उसको तुरंत ही एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता है कि उनके देश के अंदर क्रिमिनल्स आए और खुलेआम सड़कों के ऊपर घूमते हुए वहां पर क्राइम्स करें। लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अब अपने देश के लोगों को इंटरपोल का चूरन लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरपोल की रिक्वेस्ट के बाद आगे क्या हो सकता है। वैसे तो इंटरपोल ने बांग्लादेश की द नेशनल सेंटर ब्यूरो ऑफ बांग्लादेश पुलिस के कहने के ऊपर शेख हसीना और उनके 11 साथियों के खिलाफ अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी भी करता है तो तब भी ये लोग भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। भारत सरकार उस रेड कॉर्नर नोटिस का लीगल रिव्यू करेगी और अगर ये नोटिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड पाया गया तो भारत इसको आसानी से रिजेक्ट कर सकता है। साथ में भारत बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेशर को एक्सेप्ट करने के लिए तब तक बाध्य नहीं है जब तक बांग्लादेश के अंदर फेयर और फ्री डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद वहां पर एक सरकार नहीं बन जाती है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पता है कि मोदी सरकार इस केस में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को भी नहीं मानेगी, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का इंटरपोल के पास इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट के लिए रिक्वेस्ट भेजना ये साफ डेस्परेशन का सिग्नल है और यूनुस ऐसा करके भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। लेकिन भारत तब प्रेशर में नहीं आया था जब यूक्रेन वॉर के स्टार्टिंग में रशिया से वेपन और क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर ये सभी वेस्टर्न देश एक साथ भारत के ऊपर चढ़ गए थे और हमारी आलोचना कर रहे थे। ये तो फिर बांग्लादेश है जिसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कोई अस्तित्व भी नहीं है। बांग्लादेश के लिए तो कोई भी देश भारत के साथ टक्कर नहीं लेगा। आपको क्या लगता है कि शेख हसीना को शरण देना क्या मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।